अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास। आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है केमिस्ट्री का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज कॉल्ड केमिस्ट्री या व्हाई इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री या व्हाट इज केमिस्ट्री। द टर्म केमिस्ट्री इज सेड टू ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कीमिया which means cast together. It is the atomic level science of matter. Chemistry is the study of matter, including what it is made of, its characteristics, and how it changes. Another definition of chemistry is the branch of science that deals with the study of the composition and the physical and the chemical properties of various forms of matter is called chemistry. यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। फिर इसमें ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन इस सबसे पहले यूनिट में आ जाती है और इसमें आपकी आ जाती है आर्किमिडीज का जो रूल था आपका वो आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच कहाँ कहाँ डील करती है। स्टूडेंट्स, मेरे पास है आपकी बुक और हम लोगों का ये पेज नंबर बनता है 6, ठीक है। और इसमें लर्निंग आउटकम्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चेंज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, ठीक है। फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। डिफरेंशिएट अमंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर्स, ये सब आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस, डिफाइन आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फार्मूला यूनिट्स एंड फ्री रेडिकल्स, डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास बेस्ड ऑन C12 स्केल, distinguish between atom and ions, distinguish between ions and free radical, classify the chemical species from given examples, distinguish between matter and a substance, describe how Avogadro's number is related to a mole of any substance, distinguish among the terms gram atomic mass, gram molecular mass and the gram formula mass, identify the representative particles of elements and compounds, identify and provide examples of different branches of chemistry, relate gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass to mole. अब हम प्री रीडिंग करेंगे इसकी कि इसके बारे में ये क्या लिख रहे हैं। व्हाट आर द सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ वुड, वुड के सादा तरीन कंपोनेंट्स क्या हैं, वुड, रॉक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लकड़ी, रॉक्स कहते हैं चट्टानों को, और इर्द गिर्द जो जिंदा चीज़ें हैं उनके क्या कंपोनेंट्स हैं। दिस इज़ एन ओल्ड एज क्वेश्चन, ये बहुत पुराना सदियों का कदीम तरीन सवाल है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स बिलीव दैट एनीथिंग वाज मेड ऑफ एन एलिमेंटल सब्सटेंस। कदीम तरीन जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, फ़लसफ़ी थे यूनानी, उनका यकीन था कि हर चीज़ किसी न किसी एलिमेंट से मिलके बनी है। Some believe that substance to be water, कुछ सोचते थे कि ये सब्सटेंस हो सकता है पानी। Other thought it was air. Some other believed that there were 4 elemental substances. कुछ सोचते थे कि 4 elemental substances हैं। As 19th century began, जॉन डल्टन कौन था? जॉन डल्टन एक स्कूल टीचर था और एक्सपर्ट था कलर ब्लाइंडनेस पे, ठीक है। जॉन डल्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज पॉइंटरिंग थ्योरी ऑफ एटमिज्म, ठीक है। पॉइंटरिंग कहते हैं ना इब्तदाई। ही आल्सो डेवलप मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक वेट्स, उसने ऐसे ऐसे तरीके निकाले जिससे एटॉमिक वेट्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड स्ट्रक्चर्स एंड फार्मूलेट द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। दिस थ्योरी लेड टू रैपिड प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। जोहरी तवानाई की जो इसने थ्योरी पेश की थी ना,
इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर दी केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री को आगे बहुत तरक्की दे दी। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी हाउएवर, इस सेंचुरी के इख्तिताम पर ताहम फर्दर ऑब्जर्वेशन एक्सपोज द नीड फॉर अ डिफरेंट एटॉमिक थ्योरी, बहुत सारी और तब ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात के बाद ये नतीजा निकाला गया कि एटॉमिक थ्योरी की मज़ीद और कोई मतलब कि डेफिनेशन आनी चाहिए, इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। 20th सेंचुरी 20वीं सदी में लेड टू अ पिक्चर ऑफ एन एटम विद अ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। 20वीं सदी में एक एटम की ऐसी शक्ल पेश की जो कि कॉम्प्लेक्स था, यानी कि काफ़ी पेचीदा था इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, जिसका अंदरूनी स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा था। अ मेजर गोल ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू एक्वेंट यू विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अबाउट मैटर। जो इस चैप्टर का बुनियादी मकसद है वो आपको आगाह करना है, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी को, ठीक है, बुनियादी नज़रियात मैटर के बारे में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न सम बेसिक डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड मैटर। इस चैप्टर में आप कुछ बुनियादी तारीफ़ें पढ़ेंगे जो कि आपको मैटर के बारे में समझने में मदद देंगी कि मैटर क्या चीज़ है। दिस नॉलेज विल हेल्प यू इन ग्रेड 11, और ये आपको 11वीं जमात में सारी जो मालूमात आप अब पढ़ेंगे ये आपको आगे काम आएंगी 11वीं जमात में। ये सारा पेज मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आगे अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 7 पे, और पेज नंबर 7 पे एक बॉक्स बना हुआ साइड पे, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स चलते चलते मैं आपको मैटर की डेफिनेशन बताती चलूँ। मैटर इज़ एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट। मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरता है और वज़न रखता है, ठीक है। इन अदर वर्ड मैटर हैज़ वॉल्यूम एंड मैस। देयर आर मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस और टाइप्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। और स्टूडेंट्स आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इन एन एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये थी एटम की डेफिनेशन। अब हम शुरू करते हैं। ये साइड बॉक्स है डू यू नो का। डू यू नो द डिबेट गोइंग ऑन फॉर कंट्रीज अबाउट द कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एम्फिडोसिस thought that all materials are made up of 4 things called element। ये 4 एलिमेंट्स वाली कहानी है, ठीक है। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ठीक है। इनका ख्याल ये था कि ये 4 एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर हर चीज़ बनी है या मैटर बना है, ठीक है। मैटर के बारे में वो कहते हैं कि मैटर की जो जिस्मानी नौइयत है इसके बारे में सदियों से बहस जारी है, ठीक है। प्लाटो अडॉप्टेड एम्पिडोक्लस थ्योरी। प्लाटो ने क्या किया कि एम्फिडोक्लस थ्योरी अडॉप्ट की एंड कॉइंड द टर्म एलिमेंट टू डिस्क्राइब दीज 4 सब्सटेंसेस। प्लेटो कहते हैं अफलातून को। अफलातून ने क्या किया, उसने एम्फिडोक्लस की जो थ्योरी थी ना, इसी थ्योरी को वो आगे लेके चला और इन्हीं 4 सब्सटेंस के ऊपर उसने काम किया, ठीक है। हिज सक्सेसर, उसके बाद आने वाले एरिस्टोटल आल्सो अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। अरस्तु को कहते हैं अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या किया कि उसने इन्हीं 4 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट उठाया। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट एलिमेंट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज हॉट वर्सेस कोल्ड एंड वेट वर्सेस ड्राई। फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग क्ले इज एन ओवन could be thought of as driving of water and adding fire, transforming clay into a pot। उसने कहा कि इन एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ की बिना पर, यानी इनकी खुसूसियात की बिना पर, अब ये जो आपका आ रहा है ना हॉट वर्सेस कोल्ड, इसका मतलब है कि गर्म के मुकाबले में ठंडा एंड वेट वर्सेस ड्राई, और गीले के मुकाबले में खुश्क के तौर पर मुख्तलिफ डिफ्रेंशिएट किया जाता है, पहचाना जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इन एलिमेंट्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करें तो आप इनसे बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। यानी उसने तरह तरह के तजुर्बात किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीटिंग क्ले से मुराद है गर्म मट्टी का जो मटेरियल है। इज़ इन एन ओवन, किसी ओवन में, कुड बी थॉट ऑफ एज ड्राइविंग ऑफ वाटर एज एडिंग फायर, ठीक है। पानी और
आग शामिल करके क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मिंग इसे तब्दील किया जा सकता है बर्तन में, ठीक है, इस क्ले को बर्तन की शक्ल में तब्दील दिया जा सकता है। सिमिलरली इसी तरह वाटर कोल्ड एंड वेट, ठीक है, पानी का ठंडा और गीला होना, ठीक है, वो वहाँ पे पानी गर्म था, यहाँ पे पानी ठंडा किया जा रहा है। फॉल्स फ्रॉम द स्काई एज रेन, ठीक है, गिर सकता है आसमान से बारिश की सूरत में, ठंडा और गीला। व्हेन एयर हॉट एंड वेट कूल्स डाउन, जब हवा गर्म और गीली ठंडी होती है। द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। ग्रीक कॉन्सेप्ट इन 4 एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करता रहा तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा, ठीक है। ये इन 4 एलिमेंट्स के बारे में सारी बात थी कि इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी किया जा सकता है, इनके इस्तेमाल को भी तब्दील किया जा सकता है और इनसे नई चीज़ें भी बन सकती हैं, ठीक है। तो मोर आप इसके अंदर पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में मालूमात हासिल होती जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। आर्किमिडीज जो है ये एक ग्रीक यूनानी फ़लसफ़ी था, एंड मैथमेटिशियन और रियाजीदान था, एंड इन्वेंटर ऑफ मैनी वार मशीन्स, और बहुत सारी जंगी मशीनों का इजाद भी कर चुका था, ये मौजिद था। ग्रीक एम्परर गेव हिम द टास्क टू डिटरमाइन वेदर हिज क्राउन वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड और इम्प्योर गोल्ड। यूनानी बादशाह ने उसको एक टास्क दे दिया, उसने कहा कि बताओ मेरा क्राउन यानी कि मेरा जो ताज है वो गोल्ड का बना हुआ है या उसमें कम गोल्ड है, ठीक है, खालिस नहीं है, यानी ये बताओ इसको चेक करके। आर्किमिडीज टुक द टास्क, उसने ये चैलेंज ले लिया, ठीक है, एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट, और इसके ऊपर सोचना शुरू किया। ही न्यू दैट द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इट डिप्लेसेस व्हेन सबमर्ज इन द लिक्विड। वो जानता था कि किसी चीज़ का हुजम माया के साथ यानी पानी के साथ उबाल के हुजम का तयन करता है, यानी किसी चीज़ के ना वेट को अगर आपने चेक करना हो तो वो पानी में पता लगता है। जब वो माया में डूब जाता है, यानी कि जब कोई चीज़ डूब जाए पानी में। एक दिन जब वो नहा रहा था तो उसने देखा कि गुस्लखाने में ज़्यादा पानी बह गया है। One day when he was taking bath, he observed that more water overflowed the bath tank as he sank deeper into the water. यहाँ तक कि वो पानी में गहराई में डूबने लगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन उसने जो की फिर ही आल्सो नोटिस दैट, उसने ये भी नोटिस किया कि ही फेल्ट वेट लेस एज द सबमर्ज डीपर इन द बाथ टैंक। उसने देखा कि जूं जूं वो बाथ टैंक भरता गया ना पानी से, तो वो उसमें डूबता चला गया, तो उसका अपना वज़न बिल्कुल हल्का हो गया। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन से ही कंक्लूडेड, उसने नतीजा निकाला दैट द लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर ओवरफ्लोड। थिंकिंग दिस, he at once designed an experiment in his mind to check the purity of crown. उसने ताज की प्योरिटी यानी कि खालिस सोने के बारे में जांचने के लिए ना अपने दिमाग में एक आइडिया सोच लिया इस वक्त। He thought he should weight the crown and equal weight of the pure gold. ठीक है, उसने सोचा कि वो क्राउन का भी वेट करेगा एक साइड पर और दूसरी साइड पर वो प्योर गोल्ड का भी वेट करेगा। Both since every substance has different mass to the volume ratio. क्योंकि हर मादे का हुजम यानी हर मैटर का जो वेट है ना, हुजम का तनासब मुख्तलिफ होता है। बोथ शुड बी डिप्ड इनटू वाटर इन सेपरेट कंटेनर्स। उसने सोचा इन दोनों को अलग अलग बर्तनों में पानी में मैं डुबोऊंगा, यानी खालिस सोने को और सोने के ताज को। इफ़ द क्राउन वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड इट वुड डिस्प्लेस सेम वेट ऑफ वाटर एज एन इक्वल वेट ऑफ प्योर गोल्ड। अगर क्राउन असली हुआ, असली गोल्ड का हुआ, तो ये क्या करेगा कि ये उतना ही पानी का वज़न भी लेगा, डिस्प्लेस करेगा। जब आप किसी चीज़ को डुबोते हैं ना पानी में, तो वो पानी बाहर फेंकती है, चीज़ जगह घेरती है ना जब, तो क्या होता है कि आपके बर्तन में से जो पानी बाहर आता है ना, उसका वज़न, उसका वेट और उस चीज़ का वेट बराबर होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये प्योर गोल्ड हुआ ना तो वेट बिल्कुल खालिस गोल्ड के बराबर होगा इसका। और इफ़ द क्राउन इज़ इम्प्योर, और अगर इसमें खोट हुआ, इट वुड डिस्प्लेस डिफरेंट मैसेज ऑफ वाटर देन द प्योर गोल्ड।
यानी अगर ताज असली नहीं है और इसमें खोट है तो जो ताज के जगह घेरने पे पानी गिरेगा वो पानी का वज़न जो है ना मुख्तलिफ होगा। इसे बेघर पानी कहते हैं। मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको 8th क्लास में करवाया था, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, थिंकिंग दिस, ये सोचते हुए ही वॉज सो एक्साइटेड दैट रैन फ्रॉम द बाथ शाउटिंग यूरिका, पा लिया यानी कि हल निकल आया। विच मीन्स आई हैव फाउंड इट, जिसका मतलब था मुझे हल मिल गया इस मसले का। लाइक आर्किमिडीज डिस्कवरी साइंस डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स रादर देन बाय द स्पेक्यूलेशन अलोन, यानी कि झूठे मफरूज़ात या अपने पास से क्या सराइयाँ करने के बजाय आर्किमिडीज की तरह साइंस लॉजिक के ऊपर बात करती है और साइंस तजर्बात और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए बताती है कि कौन सी चीज़ को आप किस तरह से हल कर सकते हैं, कौन से मसले को, ठीक है। तो साइंस का एक अपना तरीक़ेकार है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं हमारे पास। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट एग्जामिन्स द मटीरियल ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस दैट दीज मटीरियल अंडरगो, ठीक है। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज़ कॉमनली डिवाइडेड इंटू 8 मेजर ब्रांचेस। केमिस्ट्री की स्टडी को 8 बुनियादी ब्रांचेस में यानी शाखों में तब्दील किया गया है। इनमें सबसे पहली कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इनके आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। फिर आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस को डील करती है जिसमें कार्बन पाया जाता है, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, ठीक है। इनके अलावा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के साथ डील करती है, एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड्स के साथ, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जाहिर सी बात है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उलट होगी, यानी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील नहीं किया जाता, ठीक है। इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बायोकेमिस्ट्री आ गई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करती है फिजिकल, जिस्मानी तौर पे होता है, ठीक है, एंड केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस जो कि किसी भी जिंदा चीज़ में नमूदार होती हैं, इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मेथड्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ करती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, ठीक है। प्रोडक्शन इसके नाम से पता लग रहा है ना कि इंडस्ट्रियल सनती सतह पर, ठीक है, यूज़फुल सब्सटेंसेस बनाती है और ये कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप तो आपके पास आ जाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द चेंजेस दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि एटॉमिक न्यूक्लाई के साथ डील करती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कौन सी होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ठीक है। वो ख़तरनाक तरीन सब्सटेंसेस जो कि आलूदा करते हैं माहौल को, उनके साथ डील करने वाली जो केमिस्ट्री होती है ना, एंड देयर एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, और उन इंसानों के ऊपर उनके जो जो असरात होते हैं, इसके हवाले से जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि डील करती है मेथड्स, उन तरीक़ों पे और इंस्ट्रूमेंट्स और उन हथियारों पे या उन उस सामान पे फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर,
जो कि मैटर की कंपोजिशन यानी मादे की कंपोजिशन के ऊपर काम करते हैं, इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। और आपने घबराना नहीं है, ये मैं अभी तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, लेकिन साथ साथ ये जो हम नेक्स्ट वाला सारा पढ़ेंगे ना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से कहाँ कहाँ केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच काम करती है। ठीक है।